हाय गाइस, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार MBBS फ्रॉम दरभंगा मेडिकल कॉलेज और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये 11th का टॉपिक है और नीट में जो हमारा मेडिकल का एग्ज़ाम होता है नीट में हर एक साल 2 क्वेश्चन इससे रहता है और लगभग ये 5 लेक्चर का है। 5 लेक्चर का टॉपिक है लगभग, और 5 लेक्चर में हमें 2 क्वेश्चन नीट में बन रहे हैं, मतलब 8 नंबर हमें मिल रहा है। तो इसके चलते हम ये कहेंगे कि आपको अगर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो 11th का टॉपिक है, अगर उसमें चाहते हैं कि नीट में 2 का 2 क्वेश्चन सही हो तो आपको ये लेक्चर पूरा बढ़िया से देखना पड़ेगा और आप लास्ट तक देखिए इस लेक्चर को। मैं उम्मीद करता हूँ और मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि आपको क्लास के अंदर ही ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है? ठीक, देखिए क्या होता है कि हम शुरू करते हैं ब्रीदिंग। क्या है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का सिंपली मतलब होता है इनहेलेशन, मतलब सांस लेना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, एयर को लेना और छोड़ना, ये कहलाता है ब्रीदिंग। क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। तो ठीक है, ये मतलब ब्रीदिंग का मतलब इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, एक्सहेलेशन ऑफ एयर, इसको हमने क्या बोला? सिंपली ब्रीदिंग बोल दिया। क्लियर है बेटा? उसके बाद एक टर्म आता है इसी में, कोई कोई लोग इसी को कह देते हैं रिस्पायरेशन। क्या बोल देते हैं? रिस्पायरेशन। बट ये रिस्पायरेशन नहीं है। क्या है? रिस्पायरेशन ये नहीं है। अरे जैसे हम सांस लेना और सांस छोड़ना रिस्पायरेशन नहीं है। रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि देखो, जैसे हमने ये बताया कि इनहेलेशन ऑफ एयर मतलब एयर को लिया हमने और फिर कहा कि एक्सहेलेशन ऑफ एयर, एयर को छोड़ा। मेनली एयर लेते कौन है? O2। क्या लेते हैं? O2। छोड़ते क्या है? CO2। क्लियर है बेटा? तो इसी में क्या हो जाता है कि ये O2 ब्लड के थ्रू, ये सारा मैकेनिज्म हम बाद में बताएंगे कैसे कैसे जाता है, ब्लड के थ्रू हमारे सेल के पास तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? सेल के पास। और सेल के अंदर न्यूट्रिशन के रूप में ग्लूकोज प्रेजेंट है। क्या है? ग्लूकोज है। क्लियर है? न्यूट्रिएंट्स के रूप में क्या है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। और इसी ग्लूकोज के साथ ये O2 का रिएक्शन होता है और ये बना क्या देता है? इस ग्लूकोज के साथ O2 का रिएक्शन होता है और बनाता है ये ATP। क्या बना देता है? ATP। और साथ में CO2 का लिबरेशन करवा देता है, साथ में CO2 का लिबरेशन करवा देता है और यही CO2 एक्सहेलेशन के रूप में बाहर निकलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब सिंपली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। क्लियर है? लेकिन रिस्पायरेशन का मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ साथ क्या हो रहा है? साथ में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, टूटता है। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और क्या बनाता है? ATP प्लस CO2। क्लियर है? तो इसलिए हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग चीज है। तो रिस्पायरेशन क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक मतलब टूटना, कैटाबॉलिक मतलब टूटना। तो रिस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है और ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्लियर है? ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज के O2 के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है और ATP प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है, जो CO2 बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा हुआ ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन। क्लियर है? इसके बाद इसको लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ब्रीदिंग क्या होता है? रिस्पायरेशन क्या होता है? क्लियर है? इसी के बाद हम इसी में आगे बढ़ेंगे। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, देखो जैसे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का मतलब सुनिए क्या होता है।
रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, जैसे हम सिंपली कहते हैं कि हमारे बॉडी में रिस्पायरेटरी सिस्टम में रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, जैसे नाक से लेकर लंग्स तक, नाक से लेकर लंग्स तक, यह हमारा क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो हमारा रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या है, लंग्स। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स मेनली क्या है, लंग्स। ये क्या काम करता है, लंग्स के अंदर ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, O2, जैसे हम नाक से ऑक्सीजन लिए कहाँ तक पहुँचाएं, लंग्स तक। अब लंग्स का काम है कि इसको ब्लड के अंदर देना है, किसका काम है, लंग्स का। और ये लंग्स इस O2 को कहाँ दे देता है, ब्लड के अंदर। कहाँ देता है, ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड से CO2 लेता है और वो बाहर निकाल देता है। तो हमारे जो ऑर्गन है जो एक्सचेंज का काम करते हैं वो क्या है, लंग्स है। क्या है, लंग्स है। इसी प्रकार से डिफरेंट एनिमल्स में, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है। जैसे मान के चलो, क्या हम ऊपर रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं, तो लंग्स से सांस लेते हैं। तो क्या उम्मीद करते हो कि पानी में रहने वाले भी लंग्स से सांस लेगा, नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि पानी में रहने वाले का ऑक्सीजन कहाँ घुला हुआ होता है, वाटर के अंदर। तो फिर वाटर के अंदर अगर ऑक्सीजन घुला होता है तो फिर वो लंग्स से सांस नहीं ले पाएगा, वो किसी और चीज से सांस लेता है। जैसे फिश की बात करते हैं, क्या फिशेज जो होते हैं वो लंग्स से सांस लेते हैं, नहीं, वो गिल्स से सांस लेता है। क्लियर है। इसी प्रकार से डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट ऑर्गन से सांस लेते हैं। क्लियर है बेटा। तो ठीक है, कौन कौन से उसको हम लिखवा देते हैं, अभी नोट करवा देते हैं, उसको नोट कर लीजिए। देखिए, हमने बताया था कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, जैसे हमने बताया कि अपने अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या है, लंग्स है। मतलब जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, O2 बॉडी के अंदर जाता है या ब्लड के अंदर जाता है, और CO2 क्या होता है, बाहर आता है। मतलब जो एक्सचेंज जहाँ पे हो रहा है वो क्या है, हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। क्लियर है बेटा। तो देखो, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट होते हैं। जैसे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं, जैसे और एग्जाम्पल्स हम लोग इस दोनों को पढ़ेंगे। क्लियर है। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जैसे हो सकता है किसी एनिमल्स के अंदर जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस का मतलब पूरा का पूरा बॉडी, मतलब ऊपर से नीचे तक जितने भी बॉडी हैं, पूरा सेल, हर एक सेल। जैसे अपने में तो सिर्फ लंग्स एक्सचेंज करता है, O2 को लेता है, CO2 को बाहर छोड़ता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें पूरा का पूरा बॉडी सरफेस क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करता है। एग्जांपल्स क्या है, स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट्स एंड अर्थवॉर्म। जैसे स्पॉन्ज क्या है, आपने एनिमल किंगडम जब पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था पॉरीफेरा, एनिमल किंगडम पढ़ा था, उसमें पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा था। फिर तो पॉरीफेरा ही स्पॉन्ज कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद हमने उसके जस्ट वाले सिलेंट्रेट्स के बारे में पढ़े थे, तो सिलेंट्रेट। फिर ये आते हैं अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स अलग फाइलम के हैं। क्लियर है बेटा। तो ये तीनों हमने पढ़ा था, वो जनरल बॉडी सरफेस से क्या कर रहा है, सांस ले रहा है, या उसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन जनरल बॉडी सरफेस है। उसके बाद है मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन्स क्या होते हैं, जैसे हमारा ये स्किन है वो भींगा, थोड़ा सा चिपचिपा, उसको क्या बोलते हैं, मॉइस्ट स्किन। ये इसका भी एग्जांपल कौन है, अर्थवर्म। जैसे बोल ही रहे हैं कि स्किन से लेता है, मतलब पूरे बॉडी से लेता है, तो अर्थवर्म एंड फ्रॉग। अर्थवर्म और फ्रॉग जो है से पूरे बॉडी से, जब उसका बॉडी भींगा रहता है, मॉइस्ट रहता है, तो उस वक्त उसका पूरा का पूरा बॉडी क्या करता है, सांस लेता है या गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। क्लियर है। उसके बाद है ट्रैकियल ट्यूब। ट्यूब होता है, छोटा छोटा सा ट्यूब होता है, वो इंसेक्ट में पाया जाता है। और आप उस चीज को पढ़िएगा अच्छे से, कॉकरोच के अंदर, कॉकरोच के अंदर ट्रैकियल ट्यूब अच्छे से पढ़ाया गया है। जब वहां पढ़ाया जाएगा तो उस वक्त आप ट्रैकियल ट्यूब के बारे में पढ़ोगे। क्लियर है। तो वो ट्रैकियल ट्यूब किस में रहता है, हेल्प करता है, इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट में आप यहाँ पे कॉकरोच भी लिख सकते हैं। क्लियर है। इंसेक्ट ही होता है कॉकरोच। फिर होता है गिल्स। हमने बोला था मछली, मछली आपको पता होगा मछली गिल्स से सांस लेता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मछली ही गिल्स से सांस लेता है, एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी हैं, या जितने तो नहीं कह सकते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसमें से मोस्टली किससे सांस लेते हैं, गिल्स से। जैसे एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स, ऑर्थोपोड्स भी हैं, फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स के, तो ऑर्थोपोड्स, ये सब चौथा लेसन में पढ़ाया जाता है। क्लियर है। एनिमल डाइवर्सिटी या एनिमल किंगडम के अंदर। फिर मॉलुस्क भी से सांस लेते हैं, एक्वेटिक मॉलुस्क। क्लियर है। उसके बाद फिशेज, फिश भी सांस लेता है, किससे, इससे। क्लियर है, गिल्स से। उसके बाद था लंग्स। लंग्स से 3 सांस लेता है, ये तीनों है कॉर्डेट्स। कौन है, कॉर्डेट्स। जैसे राम, RAM, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स किससे सांस लेता है, लंग्स से।
क्लियर है। तो अभी हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, किसी में जनरल बॉडी सरफेस होता है, वो जनरल बॉडी सरफेस किस किस में होता है, स्पॉन्ज में, सिलेंट्रेट्स में एंड अर्थवर्म में। क्लियर है। उसके बाद मॉइस्ट स्किन होता है अर्थवर्म एंड फ्रॉग में। फिर ट्रैकियल ट्यूब इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स के अंदर कॉकरोच भी आते हैं, तो कॉकरोच में भी होता होगा, जो कॉकरोच में अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा ट्रैकियल ट्यूब्स के बारे में। गिल्स से सांस लेता है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, फिर से मालुस्क एंड फीसेज। फिर लंग्स से सांस लेता है RAM राम, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स। एप्स को ही बर्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। क्लियर है। तो रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स किससे सांस लेता है, लंग्स से। क्लियर है। तो अब हमें इस चैप्टर के अंदर इस सारे के बारे में नहीं पढ़ना है, इस सब के बारे में क्लास 11th के 4th लेसन में पढ़ना है। लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, उसमें हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, मैमल्स के बारे में या ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्लियर है। मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखो, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में मेनली हमें दो पार्ट में टॉपिक को डिवाइड कर दिए। कितने पार्ट में, दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट है क्या, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स, और दूसरा है लंग्स। क्या है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा है लंग्स। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स एंड लंग्स। सुनिए ये दोनों क्या है। अभी हमने बताया कि लंग्स, जिससे हमारा क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। तो मान के चलो लंग्स तो हमारा कहाँ है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। अभी थोरेसिक कैविटी के बारे में सारा चीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट के अंदर क्या रखा हुआ है, लंग्स रखा हुआ है। लेकिन उस लंग्स को एयर तो कोई ना कोई बाहर से, एटमॉस्फेयर से अंदर तक तो पहुंचाता होगा। तो उसमें कोई ट्यूब होगा, उसी ट्यूब को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स। उसी ट्यूब को क्या बोल रहे हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स। क्लियर है। तो फिर हमको पहला चीज ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर दो चीज पढ़ना है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स एंड लंग्स। क्लियर है। तो उसमें अब अलग अलग से पढ़ेंगे। पहला रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स के बारे में बढ़िया से पढ़ना है। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर हमें दो चीज पढ़ना था। पहला था रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स और दूसरा था लंग्स। क्लियर है। तो लंग्स क्या था, लंग्स में जहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा था, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था। जैसे O2 हमारे ब्लड के अंदर जा रहा था और CO2 ब्लड से बाहर आ रहा था। क्लियर है। तो वो क्या था, लंग्स। लंग्स को हमें बाद में पढ़ना है। उससे पहले पहला चीज क्या था, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स के बारे में हमने बताया क्या, कि जो भी एयर बाहर है उस बाहर को अंदर तक ले जाता है, लंग्स तक पहुंचाता है, उसको क्या बोले हैं, ट्रैक्ट। मतलब पैसेज बाय विच द एयर इंटर इनटू द लंग्स, मतलब रास्ता, पैसेज मतलब रास्ता जिसके थ्रू एयर लंग्स के अंदर इंटर करता है। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या था, लंग्स, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स, और ये सारा लंग्स के अंदर इंटर कर गया। तो देखिए ये क्या क्या है, ट्रैक्ट्स का मतलब ट्यूब होगा, रास्ता होगा। जैसे हमारा ये क्या है, ये ट्रैकिया दिख रहा है ना, ये क्या है, ट्रैकिया। अरे यहाँ पे रिंग जैसे दिख रहा होगा, ट्रैकियल रिंग आपको दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, ट्रैकिया आगे से। तो ये हमारा पाइप है। तो यही पाइप, ये नोज है, नाक है। तो नाक भी क्या कर रहा है, सांस को, एयर को पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है। तो देखो इसमें होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। सबसे पहले क्या आता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, मतलब नाक की जो है बाहरी वाले पार्ट, मतलब ओपनिंग, अंदर से दिखता है नाक के ओपनिंग, ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। उसके बाद नाक होगा, रास्ता होगा, अरे ऐसे करके ट्यूब होगा, ये नाक है तो नाक के बाहर, और ये फिर अंदर। तो इसके बीच में ट्यूब होगा ना, ये ट्यूब, जैसे ये देखो कि ये हमारा नाक है, होगा मान के चलो ये, तो ये नीचे वाला क्या हो गया, ओपनिंग हुआ। तो एक्सटर्नल इसको क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। और ये पूरा रास्ता हो गया, उसको बोलेंगे नेजल पैसेज। क्या बोलेंगे, नेजल पैसेज। उसके बाद अंदर में ये खुला होगा, अंदर में खुला होगा यही नाक, तो इसको बोलेंगे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलेंगे, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। क्लियर है। उसके बाद फेरिंग्स आते हैं। क्या आते हैं, फेरिंग्स।
तो नेजोफेरिंग्स क्या होता है, नेजोफेरिंग्स, और फिर आते हैं फेरिंग्स, दोनों एक ही चीज है, नेजोफेरिंग्स फेरिंग्स सेम ही चीज है, क्लियर है। तो फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज, फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप, मतलब फूड पाइप और विंड पाइप का जो कॉमन पैसेज है उसको क्या बोले, फेरिंग्स। उसके बाद आता है ग्लोटिस, देखो इधर देख लेना, ग्लोटिस क्या होता है, मतलब हमने ये बोला कि ये क्या है, ट्रैकिया, यहाँ से जो हमें दिख रहा है ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया डिवाइड करता है, क्या करता है, डिवाइड करता है, और यही ट्रैकिया कहाँ जाता है, लंग्स में, किसमें जाता है ये ट्रैकिया, लंग्स में। और पहले इधर से ये क्या होता है, ये नाक होता है, नाक का ओपनिंग ये बाहर वाले और ये अंदर वाले ओपनिंग, और फिर ये कॉमन है, ये दोनों क्या है, कॉमन रास्ता है, इसी को बोलेंगे फेरिंग, क्या बोलेंगे, फेरिंग। और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ओपनिंग वाले स्ट्रक्चर, ये होता है ओपनिंग वाले स्ट्रक्चर, इसी को बोलेंगे ग्लोटिस, क्या बोलेंगे, ग्लोटिस, क्लियर है। तो ग्लोटिस आप समझ गए, ग्लोटिस क्या होता है, मतलब ट्रैकिया जहाँ से स्टार्ट होता है उसके ऊपर का पॉइंट को हम क्या बोल दिए, ग्लोटिस, क्या बोले, ग्लोटिस। और इसी ग्लोटिस के ऊपर, इसी ग्लोटिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी ग्लोटिस के ऊपर, जैसे ये हमारा क्या है, ग्लोटिस, इसके ऊपर एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी को बोलते हैं इपीग्लोटिस, क्या है, इपीग्लोटिस, क्लियर है बेटा, ये क्या है, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस का काम क्या है, हमने बोला था कि इसके ऊपर में क्या है, फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर विंड पाइप एंड फूड पाइप, मतलब जो भोजन जाने का रास्ता और एयर जाने का रास्ता, उस दोनों का कॉमन पैसेज कौन है, फेरिंग्स, ये क्या है, फेरिंग्स। इस फेरिंग्स के जस्ट नीचे क्या है, ग्लोटिस, और उस ग्लोटिस के ऊपर एक कवरिंग है, उस कवरिंग को क्या बोल रहे हैं, इपीग्लोटिस। तो इसका काम क्या है, इपीग्लोटिस का काम क्या है, इपीग्लोटिस का काम है कि जब आप स्वेलिंग करते हैं, किसी चीज़ को निगलते हैं, मतलब खाते हैं, जैसे अभी आप खा कर कुछ मतलब जो सलाइवा मुंह में उसको निगल के देखो, तो निगलते हैं, उस वक्त ये क्या होता है, ये कवरिंग जो होता है ऊपर से इसके, ये जो ढक्कन है इसके ऊपर कवर कर देता है, मतलब विंड वाले पाइप कवर हो जाते हैं, और कवर होते ही ये तो अब ढक गया, तो अब जो फूड था वो फूड कहाँ जाएगा, इसोफेगस होते हुए स्टमक में चला जाएगा, ना कि लंग्स में आएगा, क्लियर है। लेकिन कभी कभी हम इसको फील करते हैं, मतलब एक सरकना हो जाता है, मतलब खांसी होने लगता है खाते वक्त, उस वक्त क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स थोड़ा सा क्या हो जाता है, इसके अंदर आ जाता है, जब हम बोलते भी हैं और खाते भी हैं, उस वक्त क्या होता है, दोनों क्या रह जाता है, ओपन रह जाता है, ओपन रहने के कारण कुछ इसमें आ जाता है, तो आने के क्रम में हमें खांसी होने लगता है जोर जोर से, क्लियर है, अरे समझ में आया। तो खांसी क्यों होता है, उस चीज़ को हमको बाद में पढ़ना है, समझ में आया, तो हमें खांसी होने लगता है, तो ये चीज़ है। देखो क्वेश्चंस आए हुए हैं कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नीट के अंदर क्वेश्चन पहले एम्स में आया था, फिर नीट में भी आया था, और दोनों का उत्तर आंसर अलग अलग गया था, क्लियर है। पहला था एम्स के अंदर कि ग्लोटिस जो है उस ग्लोटिस को कवर करता है इपीग्लोटिस, मतलब इपीग्लोटिस ऐसे करके कवर कर देता है, क्लियर है। और एम्स में था कि ये जो पोर्शन है ये खुद ऐसे करके चला जाता है, मतलब दोनों पोर्शन अलग अलग होता है। तो मतलब क्या है, सुनो, ये मतलब एपिग्लोटिस कवर द ग्लोटिस, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ये ढक्कन ऐसे बंद नहीं होता है, ये सिस्टम ही ऊपर मूव करता है। जैसे कुछ स्वेलिंग करके देखो, निगल के देख रहे हैं, तो निगलने के क्रम में क्या हो रहा है, हमें ये लग रहा है कि ऊपर ही ये बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, क्लियर है बात। तो ये चीज़ को हमने देखा, समझ में आया, तो ये हमारा अलग था, तो हमने समझ लिया ग्लोटिस। ग्लोटिस के जस्ट नीचे, ग्लोटिस के जस्ट नीचे क्या होता है, लैरिंग्स, क्या होता है, लैरिंग्स। और इस लैरिंग्स का काम क्या है, साउंड को प्रोड्यूस करना, क्या है, साउंड को प्रोड्यूस करना। और उसके बाद ये जो स्टार्ट होता है ये है ट्रैकिया, क्या है बेटा, ट्रैकिया। और ये ट्रैकिया डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंकस में, ये दोनों क्या है, प्राइमरी ब्रोंकस, और एंटर कर जाता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर। और यहाँ भी ट्यूब डिफरेंट डिफरेंट बटते हैं,
समझ में आया? तो डिफरेंट डिफरेंट जो ट्यूब बनता है उसी में से कुछ को कहते हैं ब्रोंकियल ट्री और कुछ को बोलते हैं रिस्पायरेटरी ट्री, जिसके बारे में पढ़ाना है। और ये ब्रोंकियल और रिस्पायरेटरी ट्री कहाँ होता है? लंग्स के अंदर। क्लियर है? तो हम समझ गए ट्रैक्ट क्या था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल, फिर नेजोफेरिंग, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद ग्लॉटिस, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकियल ट्री और फिर रिस्पायरेटरी ट्री। और ये दोनों ट्री कहाँ होता है? लंग्स के अंदर। क्लियर है? और इसमें इधर भी समझ गए हम। देखो, और जब हम ट्रैकिया पढ़ते हैं तो ट्रैकिया में आपको पढ़ाया जाएगा कि इस पे कार्टिलेजिनस रिंग होता है, सी सेपेड होता है। कैसा होता है? सी सेपेड। अरे सी सेपेड कार्टिलेजिनस रिंग होता है। सी सेपेड का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट। अरे कार्टिलेजिनस रिंग कैसा है? इनकम्प्लीट है, मतलब ये आगे से वेंट्रली, ये वेंट्रली तो इसको कवर करता है बट पीछे से कवर नहीं करता है। तो ये कवर करने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि ये जो हमारा पाइप है कोलैप्स न कर जाए, मतलब सुकर न जाए। सुकराव से बचाने के लिए सी सेपेड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है, जो हाइलेन कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? हाइलेन कार्टिलेज का। क्लियर है? इसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं इसका फंक्शन। सर इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट? क्लियर है? तो देखिए, इसको आप लोग अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से ले लिए। तो देखो, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स। पैसेज पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। देखो फंक्शन क्या है? फंक्शन, पहला फंक्शन अभी आपको बताए हैं क्या, कि एयर को पैसेज प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड पैसेज ऑफ टू एयर, प्रोवाइड पैसेज टू एयर। क्लियर है? ठीक है, हम शुरू करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का फंक्शन। क्लियर है? तो फंक्शन में देखो, सबसे पहला फंक्शन हमने बताया था, पहला फंक्शन है प्रोवाइड पैसेज टू एयर। सबसे पहले ये पैसेज प्रोवाइड करता है किसको? एयर को। क्लियर है? दूसरा इसका काम है ह्यूमिडिफिकेशन। क्या है? ह्यूमिडिफिकेशन। और इसका तीसरा काम है टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन। क्लियर है? तो देखो इसका काम क्या? पहला प्रोवाइड, ये तो समझ गए। दूसरा, ये दोनों पॉइंट हमको समझना है कि ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है और टेम्परेचर रेगुलेशन क्या होता है। सुनिए, जैसे हमने बोला कि कभी बरसात का सीजन हो जाता है, गर्मी का सीजन होता है, तो मॉइस्चर बहुत होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ह्यूमिड बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर वो ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होगा पानी का, तो उस वक्त ह्यूमिड का ड्रॉपलेट्स अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो बोले खांसी शुरू हो जाएगा। तो इसके चलते ये पैसेज है उसको सबसे पहले, अगर ज़्यादा ह्यूमिड होगा उसको कम करेगा और कम होगा उसको ज़्यादा करेगा, मतलब ह्यूमिडिफिकेशन का काम इसका है। क्लियर है? अगर कम है, जैसे ड्राई एयर हो गया, तो उसको कुछ ना कुछ क्या करेगा? ह्यूमिड प्रोवाइड करेगा, तो ह्यूमिडिफिकेशन। दूसरा टेम्परेचर रेगुलेशन, जैसे गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, बाहर का टेम्परेचर कितना हो जाता है? 40 डिग्री 45 डिग्री, लेकिन बॉडी टेम्परेचर हमारा चाहिए, बॉडी टेम्परेचर पे एयर चाहिए तो 37 डिग्री 38 डिग्री पे चाहिए, तो उसको कम करके क्या किया जाता है? 37-38 पे लाया जाता है। इसका काम किसका है? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स का। दूसरा काम है, मान के चलो ठंडा के समय में 5 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, कहीं कहीं 0 डिग्री चला जाता है। अगर वो ठंडा एयर लाएंगे तो फिर लंग्स को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये ट्रैक्ट क्या करता है? फिर उस कम टेम्परेचर वाले एयर को ज़्यादा टेम्परेचर पे यानी 37-38 डिग्री पे ले जाते हैं। तो हो गया टेम्परेचर रेगुलेशन का काम। समझ में आया? तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स का बात हुआ। अभी जो हमने बताया था रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स में आपने देखा था कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स था, नेजल पैसेज था, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स था, नेजोफेरिंग्स था, फेरिंग्स था, उसके बाद ट्रैकिया था, ग्लॉटिस था, उसके बाद फिर लैरिंग्स था। वहाँ के बाद आपको जाने के बाद आपको दो चीज़ हम नीचे बता दिए थे। एक था ट्री, कौन कौन सा? 2 ट्री था। पहला ट्री का नाम था रिस्पायरेटरी ट्री और दूसरा का नाम ब्रोंकियल ट्री।
रिस्पायरेटरी ट्री, ब्रोंकियल ट्री, वो दोनों कहाँ होता था? लंग्स के अंदर। वो दोनों कहाँ था? लंग्स के अंदर। तो वो रिस्पायरेटरी ट्री क्या होता है, ब्रोंकियल ट्री क्या होता है, इसके बारे में सुनिए। जैसे हमने बोला था रिस्पायरेटरी, जैसे ट्रैकिया था, यहां पे देखो सब लोग, ये था ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद अलग अलग क्या निकल गया? ब्रोंकियाई, ये भी निकल गया ब्रोंकियाई, और ये भी ब्रोंकियाई। तो इसी को हमने बोल दिया था प्राइमरी ब्रोंकियाई। क्या बोला था? प्राइमरी ब्रोंकियाई। क्लियर है? उसके बाद ये अंदर में डिवाइड कर जाता है। क्या करता है? डिवाइड करता है। तो ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंकियाई। ये फिर से अंदर में ही डिवाइड करता है, इसको बोल दिया टर्शियरी ब्रोंकियाई। और फिर ये अंदर में फिर से टर्शियरी ब्रोंकियाई डिवाइड करता है, इसको बोल दिया हमने टर्मिनल ब्रोंकियाई। क्लियर है? तो ये सारा चीज हमने देखा। पहला था कि हमारा ये क्या था? ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंकियाई में, और वो इंटर कर जाता है इसके अंदर, लंग्स के अंदर। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकियाई डिवाइड करता है किसमें? सेकेंडरी ब्रोंकियाई में। सेकेंडरी ब्रोंकियाई डिवाइड करता है किसमें? टर्शियरी ब्रोंकियाई में। टर्शियरी ब्रोंकियाई डिवाइड करता है किसमें? टर्मिनल ब्रोंकियाई में। क्लियर है? और ये टर्मिनल ब्रोंकियाई तक, कहां तक? टर्मिनल ब्रोंकियाई तक हम कहेंगे कंडक्टिंग जोन। क्या कहेंगे? कंडक्टिंग जोन। सर ये क्या होता है कंडक्टिंग जोन? मतलब वो एयर को कंडक्ट करके, एयर को पैसेज प्रोवाइड करता है, कहां तक ले जाने में? लंग्स तक ले आने में। यहां तक कहां तक? टर्मिनल ब्रोंकियाई तक कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होता है, कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। क्लियर है बेटा? उसके बाद नीचे ये टर्मिनल ब्रोंकियाई डिवाइड करके बना देता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। क्या बना देता है? रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनाता है क्या? एल्वुलर डक्ट। और एल्वुलर डक्ट फिर से एल्वुलाई, जैसे यहां पे ये लंग्स था, और यहां पे मान के चलो ये आया, ये क्या था? हमारा प्राइमरी ब्रोंकियाई। और ये फिर से डिवाइड हुआ सेकेंडरी में, सेकेंडरी डिवाइड हुआ टर्शियरी में। क्लियर है? और टर्शियरी हुआ टर्मिनल में। और ये टर्मिनल से फिर से बनाया छोटा छोटा क्या चीज? रिस्पायरेटरी ब्रोंकियाई। और रिस्पायरेटरी ब्रोंकियाई क्या बना देता है? एल्वुलर डक्ट। रिस्पायरेटरी ब्रोंकियाई क्या बनाता है? एल्वुलर डक्ट। और इसी एल्वुलर डक्ट में क्या होता है? बलून जैसा एल्वुलाई। क्या होता है? एल्वुलाई इसी में रहता है। अरे समझ में आया? इसी में क्या रहता है? एल्वुलाई। अरे समझ में? किससे अटैच होता है एल्वुलाई? एल्वुलर डक्ट से। कौन अटैच होता है? एल्वुलर। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कौन सा जोन? एक्सचेंज जोन। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज जोन। मतलब अभी सुनो, अभी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का दो फंक्शन हमने बताया था। क्या क्या? पहला कंडक्टिंग जोन, और दूसरा लंग्स बताए थे। तो कंडक्शन में क्या होता था कि एयर को लंग्स तक लाया, और दूसरा फिर से एक्सचेंज करवाता है। मतलब गैस जो हमारे बॉडी से और एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज होता है, वो किस पार्ट में हो रहा है? एक्सचेंज जोन में। किस में हो रहा है? एक्सचेंज जोन में। क्लियर है बेटा? तो ये चीज हमारा अभी क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये सारा चीज आज के लिए हमारा इतना ही। हाँ, इसमें एक चीज देखो, सबसे पहले हमने क्या बनाया? यहां तक हो गया कंडक्टिंग जोन, और यहां थे एक्सचेंज जोन। सुनो, इसमें हम दो चीज अभी तक नहीं बताए हैं। यहां तक ये तो पहले लिख लेना। अभी यहां इसमें दो चीज हमने नहीं बताया। वो क्या था? देखो, ये जो यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे रिस्पायरेटरी ट्री। क्या बोलेंगे? रिस्पायरेटरी ट्री। और इसको एक्सचेंज जोन को ही बोलेंगे ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री। क्लियर है? तो रिस्पायरेटरी ट्री क्या है, ब्रोंकियल ट्री क्या है, इसके बारे में हम जान गए। क्लियर है बात? तो सुनो, सबसे पहले हमने देखा कि दो टाइप के जोन होते हैं, कंडक्टिंग जोन एंड एक्सचेंज जोन। उसी कंडक्टिंग जोन एंड एक्सचेंज जोन मतलब यहां से इसके अंदर किस में इंटर कर जाता है? लंग्स के अंदर। जब ये लंग्स के अंदर डक्ट इंटर कर जाता है, तो वो डक्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, और दूसरा ब्रोंकियल ट्री। रिस्पायरेटरी ट्री एंड ब्रोंकियल ट्री में। क्लियर है? तो रिस्पायरेटरी ट्री और ब्रोंकियल ट्री में कि कौन कौन आते हैं वो हमें पता हो गया। रिस्पायरेटरी ट्री में कौन आ गया? प्राइमरी ब्रोंकिया, सेकेंडरी ब्रोंकिया, टर्सरी ब्रोंकिया और टर्मिनल ब्रोंकिया। इसमें कौन आता है? प्राइमरी रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई। क्लियर है? तो ये सारा चीज हमारा किसका हो गया? रिस्पायरेटरी ट्री और ब्रोंकियल ट्री का। समझ में आया? ठीक। आगे का टॉपिक हमारा लंग्स। हाँ बच्चों, तो अभी
रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। उस रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर हमने बोला था 2 चीज़ पढ़ना है। पहला क्या था? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स। क्या था? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट अच्छी तरह से डिस्कशन किया। अब दूसरा है लंग्स। क्या है बेटा? लंग्स। तो 2 चीज़ से रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन का 2 चीज़ से मिलकर बना है। पहला रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स और दूसरा लंग्स। तो देखो लंग्स के बारे में अभी हमें अच्छी से डिस्कशन करना है। तो देखो एनसीईआरटी में जब जाओगे, एनसीईआरटी में जाओगे तो एनसीईआरटी में बेटा एक चीज़ देखना कि लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि लंग्स इज सिचुएटेड, लंग्स इज सिचुएटेड इन एयर टाइट थोरैसिक कैविटी। क्या लिखा हुआ है? लंग्स आर सिचुएटेड इन एयर टाइट थोरैसिक कैविटी। लंग्स जो है वो एयर टाइट थोरैसिक कैविटी के अंदर रहता है। इसके बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर है बेटा? उसके बाद हमें पढ़ना है लंग्स के बारे में। क्या? लंग्स। देखिए लंग्स में आप एक चीज देखोगे तो सबसे पहले हम लंग्स होता कहाँ है, लंग्स किस टाइप से दिखता है वो चीज। तो लंग्स जब आप देखोगे ट्रायंगुलर शेप का दिखता है। कैसा दिखता है? ट्रायंगुलर। और एक चीज लंग्स में जब हमने अभी जस्ट पीछे हमने बताया था कि लंग्स में जो है जो छोटा छोटा एल्ब्यूलाई होता है। जैसे ये बताए थे लंग्स, यहाँ पे ये ट्रैकिया था और ट्रैकिया के ब्रांचेस डिवाइड था और ये एल्वुलर डक्ट था और एल्वुलर डक्ट में ये क्या था? एल्ब्यूलाई। क्या था? एल्ब्यूलाई। और इस ये एल्ब्यूलाई ही एक्चुअल में एक्सचेंज करता है गैस का। क्या करता है? ये एल्ब्यूलाई ही एक्चुअल में एक्सचेंज करता है गैसेस का। क्लियर है? तो ये चीज हमने देखा था। तो ये तो हम ये कह सकते हैं कि सारा काम इसमें लंग्स में किसका है? एल्ब्यूलाई का। मतलब एल्ब्यूलाई कैसा है? गुब्बारा जैसा, छोटे छोटे बलून जैसा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या होता है? एल्ब्यूलाई। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या होता है? एल्ब्यूलाई। एल्ब्यूलाई। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या होता है? एल्ब्यूलाई। एल्ब्यूलाई का फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स का क्या मतलब? एल्ब्यूलाई क्या कहलाता है? एल्ब्यूलाई का फंक्शनल यूनिट। क्लियर है बेटा? उसके बाद देखो आगे हम बढ़ेंगे तो एक चीज हमें देखने को मिला था कि ये एल्ब्यूलाई के बारे में हम देखते हैं। तो ये जो एल्ब्यूलाई था, ये मान के चलो ये डक्ट है हमारा, ये वाले डक्ट, और ये क्या है? एल्ब्यूलाई। अरे ये डक्ट है और ये है एल्ब्यूलाई। एल्ब्यूलाई जो है, एल्ब्यूलाई का वॉल वो मिलके बना होता है स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का। किसका? स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? किसका बना है? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इस स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को हम कहते हैं नीमोसाइट सेल। क्या को बोलते हैं? नीमोसाइट सेल। क्लियर है बेटा? नीमोसाइट सेल। नीमोसाइट सेल 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है टाइप 1। क्या होता है? टाइप 1। और दूसरा होता है टाइप 2। नीमोसाइट सेल टाइप 1, टाइप 2। क्लियर है? देखो नीमोसाइट सेल टाइप 1 और टाइप 2। नीमोसाइट सेल टाइप 1 जो होता है सो गैस की एक्सचेंज में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे O2 आया तो ब्लड में, फिर यहाँ ब्लड वेसल्स होता है, इस ब्लड में O2 चला गया और यहाँ से CO2 जाता है। ये किससे होके जाता है? नीमोसाइट सेल टाइप 1 से। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो, इसको क्या बोलेंगे? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। क्लियर है? तो ये फिर नीमोटाइप सेल 2 क्या है? नीमोटाइप सेल टाइप 2 क्या है? तो ये जो है ना वो लेसिथिन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? लेसिथिन। ये टाइप 2 सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लेसिथिन। और इस लेसिथिन का काम क्या है? देखो कि ये गुब्बारा जैसा है, बलून जैसा। तो ये बलून पचके नहीं, इसके के लिए ये लेसिथिन का लेप लगा होता है एल्ब्यूलाई के वॉल पे। क्लियर है? तो लेसिथिन क्या करता है? कोलैप्सिंग बचाता है। कोलैप्सिंग से बचाता है किसको? एल्ब्यूलाई को। क्लियर है? तो ये हम कह सकते हैं प्रिवेंट एल्ब्यूलर कोलैप्सिंग। एल्ब्यूलर कोलैप्सिंग। क्लियर है? तो देखो हमने पढ़ा
कि लंग्स है, लंग्स कहाँ होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है। कहाँ पे होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या है, एल्वुलाई। लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या है, एल्वुलाई। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एल्वुलाई ही एक्चुअल साइट है, क्योंकि एल्वुलाई ही एक्चुअल साइट है बेटा जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है। इसी को हम यहां पे दिखाए हैं। देखो गैस का एक्सचेंज कहां पे हो रहा है, एल्वुलाई के अंदर। क्लियर है। एल्वुलाई का जो वॉल होता है, एल्वुलाई का बलून है, बलून किसी चीज से बना होगा, वो सेल से बना होता है, और वो सेल मिलकर टिश्यू बनाता है। वो कौन सा टिश्यू होता है, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा होता है, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। और ये स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू में दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। उस सेल को कहते हैं नीमोटाइप सेल 1 और नीमोसाइट सेल 2। क्लियर है। नीमोसाइट सेल होते हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं। नीमोसाइट सेल टाइप 1 का काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज में जो गैस इधर से O2 आता है फिर CO2 बाहर जाता है, तो ये कौन कर रहा है, नीमोसाइट सेल टाइप 1। क्लियर है। अब बात आता है नीमोसाइट सेल टाइप 2 का। तो ये काम, इसका काम क्या है, लेसिथिन को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, लेसिथिन को प्रोड्यूस करता है। और ये लेसिथिन का काम क्या है, प्रिवेंट करता है। ये बलून है तो ये पचक न जाए, पिचक न जाए, कोलैप्स न हो जाए, तो कोलैप्सिंग से बचाता है किसको, लेसिथिन कोलैप्सिंग से बचाता है किसको, एल्वुलाई को। क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज देखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, मिटाए। देखो अब हम देखिए, अब सुनो, इसमें क्या है कि जो हमारा लंग्स है, हमने बोला था कि लंग्स जो है किस चीज से मिलकर, अभी बताए ना कि एल्वुलाई, एल्वुलाई बलून जैसा है, मतलब स्पॉन्ज जैसा है, गुलगुला है। क्लियर है। तो स्पॉन्जी टिश्यू का, तो हम कह सकते हैं कि ये स्पॉन्जी नेचर का होता है, स्पॉन्जी नेचर का होता है। कैसा होता है, स्पॉन्जी नेचर का। क्लियर है। ये जो है सो ट्रायंगुलर शेप का हमें दिखता है, इस टाइप से। कैसा दिखता है, ट्रायंगुलर शेप का। देखो सुनो, सबसे पहले जो हमारा लंग्स है, लंग्स है, इस लंग्स को हम बोलते हैं, एक नाम और देते हैं, इसका नाम है पल्मोन्स। क्या है, पल्मोन्स। लंग्स का दूसरा नाम क्या है बेटा, पल्मोन्स। क्लियर है। तो अब सुनो, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है अपने बॉडी के अंदर, उस सब को हम बोलते हैं भिसरा। क्या बोलते हैं, भिसरा। जैसे बॉडी के अंदर हमारे क्या है, लंग्स है, हार्ट है या नहीं, लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, फिर हमारा क्या हुआ, किडनी हुआ, लीवर्स हुआ, स्प्लीन हुआ, ये सारे चीज क्या है, भिसरा है। क्या है, भिसरा। तो हम लंग्स को कह सकते हैं कि ये क्या है, विसरल ऑर्गन। क्या है, विसरल ऑर्गन। क्लियर है बेटा। तो ये विसरल ऑर्गन है। सुनिए, लंग्स बहुत, अभी हमने बोला कि लंग्स कैसा होता है, स्पॉन्जी नेचर का। कैसा होता है, स्पॉन्जी नेचर का। इसका मतलब ये है कि लंग्स को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। अरे स्पॉन्जी नेचर का है तो लंग्स को प्रोटेक्शन देना जरूरी है या नहीं। तो लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए लंग्स के ऊपर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन हो गया और ये डबल मेम्ब्रेन, दूसरा मेम्ब्रेन। तो ये लंग्स था, लंग्स के ऊपर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये हमें दिख रहा है, देखो। और इसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन। समझ में आया। देखो सुनो, अभी हमने क्या बोला कि विसरल बोलते हैं, विसरा बोलते हैं किसको, इसको, लंग्स को। क्या बोलते हैं, विसरा, मतलब विसरल ऑर्गन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो देखो इसमें दो लेयर है, पहला बाहर वाला लेयर और एक अंदर वाला लेयर, है या नहीं। तो जो लेयर विसरा से कनेक्ट है, मतलब एक लेयर जो है सो लंग्स को कवर किया और एक तो बाहर है या नहीं है। तो जो लेयर इस विसरा को कनेक्ट करता है, जो लेयर इस विसरा को कनेक्ट करता है, मतलब इस लंग्स से लिपटा हुआ है, जो लेयर इस लंग्स से लिपटा हुआ है, उसको हम बोलते हैं विसरल लेयर। क्या बोलते हैं, विसरल लेयर। विसरल लेयर। और इसको हम क्या बोले थे, विसरल हो गया ना, विसरल लेयर। और ये बाहर वाला है, ये बाहर वाला को बोलते हैं हम पेराइटल लेयर। क्या बोलते हैं, पेराइटल
लेयर। क्लियर है? और ये दोनों किसका है? ये दोनों लेयर किसी से मिलके क्या, कौन सा लेयर का है पार्ट? ये दोनों लेयर प्लूरल लेयर का। किसका? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन। तो देखो अब बाहर वाले किसका नाम हम क्या कह सकते हैं? अंदर वाले को विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, बाहर वाले को क्या कह सकते हैं? पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर है? एक हो गया विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, एक हो गया पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर है? इसमें क्या होता है? छोटा छोटा स्पॉन्जी बलून जैसा क्या होता है? एल्व्यूलाई होता है। क्लियर है बेटा? ये क्या हुआ? एल्व्यूलाई। समझ में आया? ये हो गया। सुनिए, इसके बीच में गैप है, इसके बीच में गैप है ना, इस दोनों के बीच में ये गैप हमको दिख रहा है जगह, इस जगह का नाम है क्या? प्लूरल स्पेस। क्या है? प्लूरल स्पेस। और इसी प्लूरल स्पेस में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड। क्लियर है? देखो सुनो, पहले ये हमारा लंग्स था, लंग्स कवर्ड था दो मेम्ब्रेन से। लंग्स किससे कवर्ड था? दो मेम्ब्रेन से। क्लियर है? तो फर्स्ट मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला था? ऊपर वाले को विसरल लेयर और बाहर वाले को पैराइटल लेयर। तो इसको हम दोनों को नाम दिए थे प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो इसके बीच में स्पेस होता है, इसको हम बोले प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। क्या बोले? प्लूरल कैविटी। और इसी कैविटी में पानी भरा होता है और इस पानी को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरल फ्लूइड। क्लियर है? तो ये चीज हमें देखने को अभी मिला। समझ में आया? तो ये चीज हमारा था। क्लियर है? तो हम ये चीज अभी पढ़े थे। पानी इसमें भर जाता है। देखो कभी कभी इसमें मान के चलो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कुछ बैक्टीरिया इंटर कर गया, कुछ हो गया, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये फ्लूइड इंक्रीज करता है। क्या करता है? फ्लूइड इंक्रीज करता है। तो इसको बोलते हैं डिस्पेनिया। क्या बोलते हैं? डिस्पेनिया। पेन मतलब डिस्पेनिया, डिस्पेनिया, पेनिया मतलब पेन, मतलब इसके कारण यहाँ पे पेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लूइड इंक्रीज कर गया है। क्लियर है? तो ये हमारा हुआ लंग्स के बारे में। समझ में आया? तो इसको लिखिए, मिटाएं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखो लंग्स, लंग्स जो है, लंग्स उसको हम क्या बोले हैं कि लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। लंग्स कहां होता है बेटा? थोरेसिक कैविटी के अंदर। हमारा लंग्स कहां सिचुएटेड है? थोरेसिक कैविटी। और बात आता है कि सर ये थोरेसिक कैविटी है क्या? बात क्या आ रहा है ये, सर ये थोरेसिक कैविटी है क्या? तो थोरेसिक कैविटी को जानने के लिए बायोलॉजी का कुछ जनरल नॉलेज का होना जरूरी है, वो सुनिए। सबसे पहले हम देखो हमारा ये पीछे का सरफेस, पीछे का सरफेस यहां लिख लेना, पीछे का सरफेस, इसको बोलते क्या है बेटा? पीछे, पीठ वाले सरफेस को पीछे क्या बोलते हैं? डॉर्सल। क्या बोलते हैं? डॉर्सल सरफेस। क्या बोल रहे हैं? डॉर्सल सरफेस। क्लियर है? देखो ये आगे का सरफेस, ये आगे का सरफेस को क्या बोलते हैं? ये आगे वाले को वेंट्रल सरफेस। क्या बोलते हैं? वेंट्रल सरफेस। क्लियर है? तो ये डॉर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस। क्लियर है? ये हमारा साइड का सरफेस, ये दोनों क्या है? साइड का सरफेस। तो साइड वाले का, दोनों साइड, दोनों साइड वाले को क्या बोलते हैं? लैटरल सरफेस। क्लियर है? और देखो ये हेड वाले, ऊपर वाले पार्ट को, ऊपर, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ऊपर एंटीरियर, एंटीरियर सरफेस। और नीचे वाले को पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। देखो पीछे वाले को हमने बोला, ये पीठ वाले भाग को, पीछे वाले को क्या बोला? डॉर्सल सरफेस। क्लियर है? ये फिर हम आगे वाले पार्ट को क्या बोला? वेंट्रल सरफेस। दोनों साइड वाले को क्या बोल रहे हैं? लैटरल सरफेस। ऊपर वाले जो हमारा हेड का पार्ट है ऊपर, उसको हम बोल रहे हैं एंटीरियर सरफेस, और नीचे वाले को हम क्या बोल रहे हैं? पोस्टीरियर सरफेस। क्लियर है बेटा? तो ये चीज हमें देखने को मिल रहा है। समझ में आया? अब इसी चीज पे हम देखेंगे कि हमारा थोरेसिक कैविटी किससे बना हुआ है। तो ये चीज को अभी आप पढ़ें, ये चीज को देख लिए। अब इधर देखिए, इधर
हमको अभी जस्ट इधर इसी चीज से रिलेट करके हमको थोरेसिक कैविटी को देखना है। क्लियर है? तो देखो सुनो, थोरेसिक कैविटी होता क्या है बेटा, इसको पहले सुन लीजिए। मतलब एक केज होता है, क्या होता है, एक केज बना होता है, एक स्पेस बना होता है। उस स्पेस में क्या रखा होता है, लंग्स रखा होता है। अरे उसी स्पेस में क्या रखा हुआ है, लंग्स रखा हुआ है। तो सुनिए क्या है कि मान के चलो ये हमारा केज बन गया, ये क्या है, केज, ऐसे करके। तो ये स्पेस है, इसी स्पेस को हम बोल देंगे क्या चीज बेटा, थोरेसिक कैविटी। क्या बोल देंगे, थोरेसिक कैविटी। तो सुनिए थोरेसिक कैविटी बनता कैसे है, सबसे बड़ी चीज है कि थोरेसिक कैविटी बन कैसे रहा है। तो सुनिए सबसे पहले बात, हम मान के चलते हैं ये हमारा पीछे का पोर्शन है। क्या है बेटा, पीछे का पोर्शन, समझ में आया? और ये पीछे का पोर्शन किसका है, ये वाला पीछे किसका बना हुआ है, वर्टेब्रल कॉलम का। क्या चीज का, वर्टेब्रल कॉलम। क्लियर है? तो ये मान के चलो पीछे को हम क्या कह रहे हैं, पीछे को बोल रहे हैं डॉर्सल, डॉर्सल सरफेस। क्लियर है? तो पीछे हमारा है डॉर्सल सरफेस, और ये डॉर्सल सरफेस बना किससे है, वर्टेब्रल कॉलम। तो ये हमारा है वर्टेब्रल कॉलम। क्लियर है? अब मान के चलो आगे, ये आगे से जो है सो हमारा बोन है, उस बोन को नाम है स्टर्नम बोन। क्या है, स्टर्नम। तो आगे को हम बोलते हैं वेंट्रल। क्या बोलते हैं, वेंट्रल। तो वेंट्रल में क्या है, स्टर्नम, और डॉर्सल में क्या है, पीछे से वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल भी से लिख दिए, वर्टेब्रल कॉलम। क्लियर है? तो ये वर्टेब्रल कॉलम था और ये क्या था, स्टर्नम था। क्या था बेटा, स्टर्नम। क्लियर है? उसके बाद सुनो, उसके बाद हम कह रहे हैं कि इस आगे से क्या था, स्टर्नम, पीछे से क्या था, वेंट्रल कॉलम। ये स्टर्नम और ये वर्टेब्रल कॉलम, और ये जो हमारा ये हाथ है, ये दोनों, ये क्या है, रिब्स। रिब्स दिखता होगा, छोटा छोटा टुकड़ा बोन का दिख रहा है, तो ये रिब्स है। तो अब मान के चलिए पीछे से ज्वाइंट हो जाता है रिब्स किसमें, वर्टेब्रल कॉलम में, और आगे से हो जाता है स्टर्नम में। ऐसे करके ज्वाइंट होता है। मान के चलो आगे स्टर्नम है, आगे से स्टर्नम में ज्वाइंट हो गया, पीछे से वर्टेब्रल कॉलम, और ये जो बीच वाला जो स्पेस बचा, इसी स्पेस को हमने क्या बोल दिया, बोलो, इसी स्पेस को हमने बोल दिया थोरेसिक कैविटी। क्लियर है? तो ये हमारा स्पेस हो गया बीच वाला, थोरेसिक कैविटी। तो अब मान के चलो सुनो कि सर सिर्फ तो इतना ही दूर है था बोन, अरे इतना ही दूर था ना, तो यहां से जो आगे का कुछ पोर्शन था तो वर्टेब्रल कॉलम के साथ, ये स्टर्नम के साथ रिब्स भी था, और पीछे भी, पीछे तो इतना ही दूर था ना वर्टेब्रल कॉलम, इसी पे, यहाँ पे, तो इसके थोड़ा सा और इधर तक यहाँ भी क्या था, रिब्स था। क्लियर है? लेकिन ये साइड पूरा किससे मिलके बना हुआ है, हम ऐसे बोले ना, साइड किससे मिलके बना है, रिब्स। तो साइड को क्या बोलते हैं, लेटरल। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस किसका है, सिर्फ रिब्स का। क्लियर है? तो लेटरल सरफेस हमें दिख गया सिर्फ रिब्स का। ऊपर इंटीरियर सरफेस, ऊपर क्या है, एंटीरियर, एंटीरियर सरफेस। ये एंटीरियर सरफेस किससे मिलके बना है बेटा, बोलो, एंटीरियर सरफेस क्लेविकल बोन है एक, यहाँ पे, इसी बोन को बोलते हैं ब्यूटी बोन। लड़की समय दिखता रहता है, सुंदर सुंदर दिखती रहती है इसलिए। क्लियर है? तो एंटीरियर, एंटीरियर किससे है, क्लेविकल, क्लेविकल बोन। क्लियर है? और ये, और नेक भी लिख सकते हो। क्लियर है? और यहाँ पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियर में हमारा क्या रहता है मुन्ना, बोलो, पोस्टीरियर में हमारा होता है, पोस्टीरियर मतलब नीचे, पोस्टीरियर में होता है हमारा डायाफ्राम। क्लियर है? तो ये चीज हमारा, और ये बना देता है क्या, रिब केज। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया। तो देखो कैसा दिखता कैसा है, इस चीज को पहले देख लो, इसको नोट करो जल्दी। हो गया, इसको आपने नोट कर लिया था, चलिए ठीक है। हमने देखा था कि ये जैसे मान के चलो ये लंग्स था ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये क्या था हमारा, लंग्स में क्या था, रिब्स था। तो ये था रिब्स, और यहाँ पे डोम सेपेड, क्या था, डोम सेपेड, ये डायाफ्राम होता है, और ऊपर में एक बोन होता है, इसको बोलते हैं क्लेविकल बोन। क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोन। तो क्लियर हो गया। तो हमारा ये रिब्स केज क्लियर हुआ। रिब्स केज मतलब थोरेसिक कैविटी के बारे में हमने पढ़ा। थोरेसिक कैविटी बना होता है किससे, इस चारों सभी से मिलकर। क्लियर है? अरे समझ में आया? ठीक। हाँ, इसके साथ साथ हमको कुछ मसल्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, मसल्स के बारे में। क्लियर है? तो मसल्स मेनली हमको देखो, पहले डायाफ्राम के बारे में पढ़ना है।
डायाफ्राम, डायाफ्राम कहाँ होता है? डायाफ्राम कहाँ होता है? तो सबसे पहले प्रेजेंट ऑन, कहाँ है? एंटीरियर या पोस्टीरियर, ऊपर या नीचे? नीचे वाले को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थोरैसिक कैविटी। क्लियर? देखो सुनो, अभी हमने बताया कि ये आगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ाएंगे। तो ये देखो, ये था, और यहां पे हमारा क्या था? यहां पे हमारा क्या है? डोम शेपेड, डोम शेपेड डायाफ्राम। क्या है? डोम शेपेड डायाफ्राम। तो ये देखो, ये डायाफ्राम क्या करता है कि इसके वॉल्यूम को बढ़ाता है, इसके वॉल्यूम को बढ़ाता है, ये ही ऊपर नीचे करते रहता है। मान के चलो ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, तो इस जो थोरैसिक कैविटी है, ये कैविटी था, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, मतलब ये नीचे ऊपर ही वॉल्यूम बढ़ा। कैसे बढ़ा? नीचे ऊपर। द इंक्रीज वॉल्यूम ऑन एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस, किसमें? एंटीरियरली और पोस्टीरियरली सरफेस पे इंक्रीज, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है कहां से? एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस में, पोस्टीरियर सरफेस में। क्लियर है? ये सारा नोट के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है, सब नोट के फॉर्म में अवेलेबल है। क्लियर है? अभी हमको सिर्फ समझना है। क्लियर है? तो सुनिए, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होता है? इसका वॉल्यूम को हम इंक्रीज करते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये चीज था हमारा, समझ में आया? उसके बाद पहला चीज हमने देख लिया। हाँ, इसी डायाफ्राम को फेनेडिक मसल भी बोलते हैं, फेनेडिक मसल्स भी बोलते हैं, और ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में अच्छा से समझाया जाएगा। क्लियर है? तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मसल नंबर 2 पढ़ाएंगे अब। क्लियर है? ये डायफ्राम था बेटा, कभी ऐसे नीचे आएगा, नीचे ऊपर होते रहता है, वो ऊपर नीचे। क्लियर है? ठीक है, इसको समझ लेना। आगे बढ़े। मसल नंबर 2, मसल नंबर 2, उस मसल्स का नाम है इंटरकॉस्टल मसल। क्या नाम है? इंटरकॉस्टल मसल। कौन सा मसल बेटा? इंटरकॉस्टल मसल। ये क्या होता है? सुनिए, हमने बोला रिब्स होता है, हमने बोला रिब्स होता है, और इसी रिब्स के बीचों बीच, रिब्स हुए, इसी रिब्स के बीचों बीच बेटा, इधर से इधर, इसी रिब्स में, कॉस्टल, रिब्स को भी बोलते हैं कॉस्टल्स, तो इसी रिब के बीचों बीच होता है मसल्स, इसलिए इस मसल्स को तो बोले इंटरकॉस्टल मसल, क्योंकि कॉस्टल मतलब रिब्स होता है, तो इसलिए हमने बोला इंटरकॉस्टल मसल। क्लियर है? तो इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है मुन्ना? मतलब मसल्स विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स, मसल्स विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स, इसी को हमने क्या बोल दिया? इंटरकॉस्टल मसल। क्लियर है? तो ये चीज हमने समझ लिया था। इंटरकॉस्टल मसल होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक को बोलते हैं EICM बेटा, क्या बोलते हैं? EICM, और एक को बोलते हैं IICM। देखो, हम इसको ICM बोल सकते हैं, हाँ सर, ICM, ठीक है। हाँ, तो सर EICM और IICM क्या बोले? E का मतलब होता है बेटा एक्सटर्नल, क्या होता है? एक्सटर्नल, और I का मतलब होता है इंटरनल, इंटरनल। सर समझ में आ गया बात? क्या इंटरकॉस्टल मसल्स का मतलब होता है, ये रिब्स था, इस रिब्स के बीच में, इंटरकॉस्टल मसल का मतलब था कि ये रिब्स और इस रिब्स के बीच में, तो इसलिए हम बोले इंटरकॉस्टल। ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और ये है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो सर इसका मतलब क्या है? नहीं तो अब देखो, तुम समझ रहे होगे, बहुत बच्चे समझ रहे हो। मतलब सर इसका मतलब ये है कि इस रिब्स के बाहर से भी मसल है और अंदर से भी मसल है। जो बाहर से हो, जो बाहर से हो, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटर, मतलब रिब्स के बाहर से है, रिब्स के बाहर से है। क्लियर है? और ये रिब्स के अंदर से है, अंदर से है। अरे मुन्ना समझ में आया? EICM मसल रिब्स के बाहर से है, IICM मसल रिब्स के अंदर से है। क्लियर है? जिसका काम क्या है सर? ये जो देखो, आगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इस चीज को हम पढ़ाएंगे। इसका काम है मुन्ना कि वॉल्यूम, थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, थोरैसिक कैविटी को वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। सर इंक्रीज करता है, नहीं समझ में आया?
देखो यही वॉल्यूम, ये मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर खींचता है सीना को बाहर खींचती, ये फूलता है। क्लियर है? तो ये मसल्स दोनों का काम क्या है, इसको एक का काम है, ये बाहर वाले है उसका काम है बाहर खींचना, ये अंदर वाले का काम है अंदर की तरफ खींचना। तो मतलब सर ये जो बाहर के तरफ खींचता होगा, बाहर के तरफ तो बढ़ाता होगा, तो ये करवाता है इंस्पायरेशन। क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन। तो इसको हम बोलते हैं बाहर की तरफ होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कमेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर आएगा। क्लियर है? तो ये इंस्पायरेशन में हेल्प करता होगा, इंस्पायरेशन, और ये करता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। क्लियर है? तो ये चीज हमने समझ गया। सर इसका रोल क्या है सुनिए, इसका रोल क्या है सुनिए। मसल्स सर दो मसल्स हमने पढ़ाया, पहला डायफ्राम पढ़ाया था, फिर पढ़ाया इंटरकोस्टल मसल्स, उसमें दो था। क्लियर है? तो अभी हमने लगभग 2 यानी 3 मसल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, 2 टाइप यानी 3 मसल्स के बारे में पढ़ा है। तो सर इस मसल्स का काम क्या है सुनिए। देखो लंग्स हमने अभी जस्ट पढ़ाया था, उस लंग्स के अंदर क्या हमने ये बताया कि लंग्स में कहीं मसल्स प्रेजेंट है? नहीं है। लेकिन जब आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ोगे तो हम बताएंगे कि लंग्स फूलता है सुकड़ता है, फूलता है सुकड़ता है, मतलब वो कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है, बड़ा होता है छोटा होता है, ये चीज। तो सर अगर ये बड़ा छोटा होता है और उसमें मसल्स नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है? तो बेटा मसल्स के अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का शक्ति है। किसमें है? मसल्स के अंदर। अगर लंग्स के अंदर मसल्स नहीं है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, और ये लंग्स जो है इसी मसल्स के हेल्प से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसमें होता है, मतलब वो बड़ा छोटा होता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं बोल सकते हैं, बड़ा छोटा होता है। क्योंकि सुनिए सबसे बड़ी चीज कि ये मान के चलो लंग्स, ये क्या है हमारा लंग्स, और ये लंग्स बनता है स्पॉन्जी टिश्यू का। बोले कैसा है? स्पॉन्ज जैसा। इसमें आपने स्पॉन्ज देखा होगा, कोई सामान आया होगा तो वहाँ स्पॉन्ज रख के आया हो, तो वो स्पॉन्ज था। अब वो मान के चलो स्पॉन्ज हमने क्या करता है कि वो स्पॉन्ज इस कैविटी के अंदर रखा हुआ है, ये क्या था हमारा थोरेसिक कैविटी। अगर मान के चलो इस स्पॉन्ज, बड़ा सा स्पॉन्ज को इसमें रखें और इसको दबाते हैं तो वो दबेगा, फुलाते हैं तो फूलेगा, दबाते हैं तो दबेगा। तो क्या कौन दब फूल रहा है? थोरेसिक कैविटी दब फूल रहा है। किसके हेल्प से? इसी मसल्स के हेल्प से। वो कहाँ पढ़ाया जाएगा? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। इसके जस्ट बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग चालू होने वाला है। क्लियर है? तो ये चीज को हमने पढ़ा। क्लियर है? ये बात हमारा क्लियर हो गया। यही था आज का टॉपिक, समाप्त हुआ।